सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस पटल पे स्थान दिया और मैं सुबह से ही जुड़ा हूं प्रोग्राम में। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, बहुत ज्ञानवर्धक बातें मिली हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं 2016 से मैंने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा AHA बी कीपिंग। AHA में 3 लेटर है, AHA, एपीकल्चर फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। और यही हमारी संस्था का सोल कॉन्सेप्ट है कि मधुमक्खी पालन कृषि और उद्यानिकी के लिए। और हम 2016 से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमको बहुत सारे अच्छे और बुरे अनुभव हुए हैं। मैं उन अनुभवों को आज आपके पटल के सहयोग से पूरे छत्तीसगढ़ में शेयर करना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मधुमक्खी पालन की, वो ये है कि हमारे पास सपोर्टिव क्रॉप्स नहीं है। मधुमक्खी पालन पूरी तरह से एक कृषि आधारित उद्योग है। ये अब्दुल जी, आप क्या मेरी आवाज सही तरीके से हैं? आप जी, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। भिलाई से? ओके, थैंक यू। मेरी आवाज पूरी तरह से आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है सर, आवाज आ रही बिल्कुल आवाज आ रही है सर। जी आ रही है सर, आ रही है। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि मधुमक्खी पालन के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग की बात होती है, बहुत एक्सपर्टाइज कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन मेरा एक कमेंट जो है ना, वो ये है कि आपकी कितनी भी एक्सपर्टाइज हो, आप कितने भी जानकार हो, कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो, लेकिन अगर मधुमक्खी को सपोर्ट करने वाली फसलें आपके पास नहीं है तो आप मधुमक्खी पालन में सफल नहीं हो सकते। हमको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है मधुमक्खी पालन के लिए कि सपोर्टिव क्रॉप्स, हमारे पास सपोर्टिव क्रॉप्स कितने हैं, पहला। दूसरा ये कि अभी मैं सुन रहा था बहुत सारे सपोर्टिव क्रॉप्स के बारे में और फ्लावर्स के बारे में साहब ने बताया, लेकिन उन पर लेके जाना, माइग्रेशन, मधुमक्खी पालन का स्थानांतरण, जो ये एपिस मेलिफेरा या एपिस सेरेना इंडिका का पालन है, वो पूरी तरीके से स्थानांतरण पर निर्भर करता है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पिछले 5 साल में मेरा जो अनुभव है वो ये है कि मैं मधुमक्खी पालन स्वयं करता भी हूँ और करवाता भी हूँ। बहुत सारे एनजीओज और उद्यानिकी विभाग में भी मेरी सप्लाई है, और इसके अलावा प्राइवेट किसान पॉलिनेशन के लिए भी मुझसे लेते हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि किसान जो है जिस तरीके से गाय पालते हैं उस तरीके से मधुमक्खी को पालने की सोचते हैं कि गाय को एक खूंटे से बांध दिए और उसके बाद उसके बर्तन में लाके खाना दे दिए तो उस तरीके से मधुमक्खी भी पल जाएगी। लेकिन मधुमक्खी के साथ ऐसा नहीं है। मधुमक्खी को जब तक आप स्थानांतरित नहीं करोगे सपोर्टिव क्रॉप्स में, तब तक वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। और हमारे साथ यही हो रहा है। हम किसी जिले में काम शुरू करते हैं, वहां पर उस समय फसल रहती है, जैसे सरसों की फसल के समय हमने शुरू किया। सरसों की फसल 1-2 महीने जब तक उसमें फूल रहेंगे तब तक मधुमक्खी अच्छे से काम करेगी, शहद भी आएगा। उसके बाद जब फसल खत्म हुई तो अगली फसल में उसका स्थानांतरण करना है, लेकिन हमारे किसान नहीं करते स्थानांतरण। और किसान उसका स्थानांतरण नहीं करते, धीरे धीरे मधुमक्खियों का जो स्टॉक होता है शहद का वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद उनको भोजन की तलाश में या तो दूर कहीं चले जाती है वो बॉक्स छोड़ के, या तो खत्म हो जाती है। तो अक्सर ये हो रहा है कि अगर हम 1000 बॉक्स पे काम करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से 100 बॉक्स भी अगले सीजन तक नहीं बचते हैं। उसका सबसे मेन कारण यही है कि हम माइग्रेशन नहीं कर रहे। ये हमारा सबसे बड़ा कारण है। कई केवीकेज मेरे से संपर्क में हैं, कई केवीकेज को मैंने सप्लाई की, कई उद्यान विभाग के जिलों में मैंने सप्लाई की, और सभी जगह ये बेसिक प्रॉब्लम देखने में आ रही है। तो हमको इस दिशा में काम करना होगा। इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि क्रॉप साइकिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देखिए मधुमक्खी का जो वर्किंग एरिया है एपिस मेलिफेरा का, वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर। लेकिन ये स्टैंडर्ड है, हमको चाहिए कि इतना ट्रेवल ना कराएं मधुमक्खी से, क्योंकि जितना ज्यादा वो ट्रेवल करेगी उतना ही ज्यादा कमजोर होगी और उतनी ही उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। तो 1.5 किलोमीटर भी अगर हम मानते हैं कि उसका वर्किंग एरिया है, तो 1.5 किलोमीटर का रेडियस यानी 7 वर्ग किलोमीटर, 7 वर्ग किलोमीटर लगभग 1730 एकड़, 1730 एकड़ में वो काम कर सकती है मधुमक्खी।
तो हमको ये चाहिए, हमारे प्रदेश के पॉलिसी मेकर्स, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के पॉलिसी मेकर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये काम करना चाहिए कि हर 50 किलोमीटर पे हमको लगभग 1500 से 2000 एकड़ का ऐसा एरिया रखना चाहिए जिसमें साल भर कुछ ना कुछ बी सपोर्टेड क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो। इस पे हमको काम करना पड़ेगा और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमको करना क्या है तो ये संभव है। अभी मैं वीसी साहब को भी सुन रहा था तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। वीसी साहब को भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस दिशा में काम किया जाए कि हर 50 किलोमीटर पे लगभग 1500 से 2000 एकड़ का बी सपोर्टेड कल्टीवेशन क्रॉप होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर जिले के उन अधिकारियों को टारगेट देना है कि आपको ये फसलें उगा के इनका प्रोडक्शन करके उसका टनेज बताना है। बीज बांटने से काम नहीं चलेगा, बीज बांटने से कुछ नहीं होने वाला, प्रोडक्शन करके उसका टनेज आपको बताना है। जब ये होगा और इस पे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आपने काम कर दिया, आपके जिले में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है बी सपोर्टेड क्रॉप्स का, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आपके जिले में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपको पेनाल्टी लगेगी, सिर्फ बीज बांटने से नहीं। जब ये काम होगा तो आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं भी होगा तो भी आपकी जो मधुमक्खी कॉलोनी आपने एस्टेब्लिश की है वो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि उनको मधु मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा, अपने आप वो एस्टेब्लिश रहेंगे। तो इस दिशा में हमको काम करना होगा। दूसरा ये कि हमारी जो प्रेजेंट कल्टीवेशन प्रैक्टिस है इसको थोड़ा सा हमको स्ट्रॉन्ग करना होगा कि कीटनाशकों का प्रयोग, बहुत ज्यादा नुकसान होता है कीटनाशकों से, तो कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम से कम करना होगा। बी फ्रेंडली जो कीटनाशक हैं उन्हीं का इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा जैविक में हम शिफ्ट करें, तो उससे जो है हमारी मधुमक्खियों का नुकसान कम होगा, वो ज्यादा दिनों तक हमारे यहाँ टिक पाएंगी। बेशक हम अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी हम काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अभी इस समय पर सही दिशा पकड़ ली तो जो हजारों करोड़ रुपए हमारे प्रदेश को मिल रहे हैं और शासन के द्वारा हमारे ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनका सही उपयोग हो पाएगा। और अगर हमने अपनी अपनी दिशा को सही नहीं रखा तो ये हजारों करोड़ रुपए हमारे बर्बाद हो जाएंगे। तो हमको चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंट जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है उसको थोड़ा सा मधुमक्खी पालन के हिसाब से करें। तो कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें और जो बी फ्रेंडली कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल करें। तीसरी सबसे बड़ी जो है हमारी जरूरत है, और वो वाकई बहुत बड़ी जरूरत है, वो है मैन पावर डेवलप करना। एक जमाना था कि छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी मधुमक्खी की कॉलोनी ढूंढने से नहीं मिलती थी, दूसरे जिलों से लाना पड़ता था। आज ईश्वर की कृपा से लगभग छत्तीसगढ़ के हर जिले में मधुमक्खी की कॉलोनी उपलब्ध हो पाती है, लेकिन मैन पावर डेवलप नहीं हो पा रहा है। मैन पावर डेवलप करने की हमको बहुत जरूरत है और उसको डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब हम काम करके दिखाएंगे, फायदा कमा के दिखाएंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। तो ये काम हमको करना है। दूसरा ये है कि अभी तक की जो प्रैक्टिस है, जो मैंने पिछले 5 साल से मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, उसमें ये प्रैक्टिस है कि ज्यादातर महिला स्व सहायता समूह को ये काम करवाया जाता है, लेकिन महिलाओं की कुछ लिमिटेशन है। ये काम जो है मेल डोमिनेंस है, तो इसमें पुरुषों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। तो निश्चित रूप से महिलाएं उसका सपोर्ट वाले काम कर सकती हैं, जैसे मधु का उत्पादन हुआ तो उसकी पैकेजिंग कर सकती हैं और इस तरह के छोटे मोटे काम कर सकती हैं। लेकिन जब स्थानांतरण करना होता है तो महिलाएं चारों खाने चित हो जाती हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं। और इस
जो है काम के लिए हफ्ता 10 दिन तक विचार विमर्श चलता रहता है कि कैसे माइग्रेशन करें, कैसे माइग्रेशन करें। और उस हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में हमारी कॉलोनी बहुत वीक हो जाती है। इसके लिए त्वरित निर्णय लेके त्वरित काम करना है। तो कुछ पुरुषों की भी भागीदारी इस काम में होना चाहिए, सिर्फ महिला स्व सहायता समूह नहीं बल्कि पुरुषों की भी इसमें भागीदारी हो, तब हमारे पास मैन पावर डेवलप हो पाएगा और हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि हम मधुमक्खी पालन करने के लिए पॉलिनेशन को टारगेट करके चलें कि हमारा फसलों का प्रोडक्शन कितना बढ़ता है। आमतौर पर लोगों को कंफ्यूजन है कि मधुमक्खी पालन शहद के लिए करवाया जा रहा है, लेकिन बी क्लियर, हर व्यक्ति को यह क्लियर रहना चाहिए कि हमारी जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत शासन ने खाद्य सुरक्षा के लिए मधुमक्खी पालन का चुनाव किया है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हम बहुत पीछे हैं उन्नत देशों से, तो उस प्रोडक्टिविटी को पर परागण के द्वारा बढ़ाने के लिए भारत शासन ने मधुमक्खी पालन का चुनाव किया है। तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि हम मधुमक्खी पालन परागण के लिए कर रहे हैं और उसको टारगेट लेके वैसा करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट मेरी पॉलिसी मेकर्स से ये है कि हमारा प्रदेश ज्यादातर धान का उत्पादन करता है, करे, लेकिन गर्मी की जो धान लेते हैं हम लोग, इसमें बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। अगर हम पूरी गर्मी की धान को सूरजमुखी से शिफ्ट कर दें तो निश्चित रूप से हमारा जो जल स्रोत है वो भी बचेगा, जो हमारा भूमिगत जल स्रोत है जो खाली हो रहा है वो भी बचेगा, और कम पानी में हम अधिक मात्रा में पैसे कमा सकेंगे। धान से अधिक पैसे सूरजमुखी की खेती में है, तो सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा दिया जाए अधिक से अधिक। उससे एक तो हमारा इनकम बढ़ेगी प्रोडक्शन से, दूसरा जो मधुमक्खी गर्मी में खत्म हो जाती है हमारे यहाँ, उनके लिए भोजन की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो मधुमक्खियां और लंबे समय तक हमारे यहाँ टिकेगी। तो सूरजमुखी की खेती को पूरी गर्मी की धान से शिफ्ट कर देना आज वक्त की जरूरत है, हमारे प्रदेश की जरूरत है। अगर हमने ये कर लिया तो ये समझिए कि मधुमक्खी पालन को हमने 80% सक्सेस कर लिया। मेरी सभी केवीके से, सभी पॉलिसी मेकर्स से हाथ जोड़ के ये विनती है कि गर्मी की धान को पूरी तरीके से सूरजमुखी से शिफ्ट कर दिया जाए। इसके लिए मैं लगभग सभी जिले के कलेक्टर्स को और केवीकेस को और डीडीए को, एडीएच को, सभी को मैंने अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया और मेल कर रहा हूं मैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि सूरजमुखी की खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। एक पॉइंट बहुत और इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम का। हम पॉलिसी बनाते हैं और टारगेट आते हैं हमारे पास, टारगेट आते हैं गवर्नमेंट हमारे पास काम करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हम करते हैं, लेकिन जी हमारे पास समय और भी वक्त है हमारे पास। संक्षिप्त में आप अपनी बस मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। तो मेरा कहना ये है सर कि टाइम ध्यान दिए। मधुमक्खी की शुरुआत जो है वो हमारे प्रदेश में सितंबर से अक्टूबर में स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हम मार्च अप्रैल में मधुमक्खी की कॉलोनी बांटेंगे तो वो किसी मतलब की नहीं रहेगी। हमको सितंबर से अक्टूबर तक ये काम शुरू कर ही देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9425551187। धन्यवाद।